नापक्ष लोबी में लगा था, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा है। कितना सही मानते हैं, क्या नापक्ष लोबी में इस प्रकार की केंद्र होना चाहिए? आपने हाउस में देखिए, मुख्य बात यह कि जब से सरकार बनी है तब से जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी वो गवर्नेंस हो नहीं पा रही है। ये आप किसी को पूछ लें, मैं बार बार आगाह करता हूँ सरकार को। आप राजस्थान के किस जिले में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आपको एक ही आवाज मिलेगी। तो कुछ तो कारण होगा कि जनता जो है आम तौर पर बात करती है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है। अब इनको समझ में नहीं आता, अलग बात है। तो असेंबली का सेशन बुलाने का जब घोषणा हुई और जब इनका जो देख रहे थे इनका रुख क्या है और क्या है, लगने लग गया था ये चाहते हैं कि असेंबली चले ही नहीं। और विपक्ष ने भूमिका शानदार निभाई अपनी, हर इश्यू को लिया। जूली साहब के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट रही। उसके कारण देश में मैसेज गया राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, खाली प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में मैसेज गया कि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे उठा रहा जिसकी आज जरूरत है। और अतिवृष्टि का मुद्दा बड़ा था। मुझे आश्चर्य होता है कि जो पार्लियामेंट सेशन चलता है असेंबली का, तो जो बर्निंग इश्यू होते हैं उनको सरकार खुद शिव मोटो उठाती है। अतिवृष्टि होगी मान लीजिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे और उस पर बहस करवाएंगे। अगर तमाम एमएलए साहबान बोलते, माननीय सदस्य बोलते विधानसभा के, उसके पहले कंट्रोल मंत्री जी अपनी बात कहते, जो स्थिति बनी राजस्थान में अतिवृष्टि से वो बताते, उसके बाद में सदन में बहस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उससे सरकार को फायदा है, उनको पूरा फीडबैक मिलता। उसके आधार पर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है। अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है, पर स्थिति अजीब सी बन गई है। उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है। वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। आज निष्ठा का मामला उठाया नेता। और आपका जो ये निष्ठा वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती है, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। सदन की एक सेंटिटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उसको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उसका फिर मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या कोई आपस में आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। पर सदन के बाहर बोलना, और असेंबली चल नहीं रही, एडजर्न हो गई है, ये दो चार सारी बोले थे। अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुद ने कहा एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, और मैं बोल गया। उसको इश्यू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक
इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ और क्या क्या मेंबरों ने कमेंट किए आप सोच सकते हो। और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने, अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरा लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उनके खुद के कायदे कानून होते हैं, क्या उससे हटके आपने लगवाए हैं? कैसे लगवाए आपने? सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पीकर साहब भी या जो नेता आपके जो मंत्री जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, ये भी बातों बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि जांच होनी चाहिए। बहुत भयंकर रिएक्शन है विपक्ष के अंदर, हमारे माननीय विधायकों के अंदर। नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे ढंग से उनको सदन के सामने रखा है और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। मेरा मानना है कि ये परंपराएं जो पैदा हो रही है राजस्थान में, ये उचित नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है कि अगले सत्र से पहले ये कैमरे हटाएंगे इस विरोध के बाद? ये तो पता पहले कैसे कर सकते हैं, भविष्यवाणी करें क्या? उम्मीद है क्या? उम्मीद भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं। उम्मीद तो दुनिया का इनसे क्या उम्मीद करें? इनके जो तौर तरीके देश में चल रहे हैं, देश में पूरा ध्रुवीकरण कर रखा है, जुडिशरी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में, जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी क्यों बोलते हैं, वो दबाव के अंदर काम कर रहा है। और एजेंसी आपको मालूम है, इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उनके तमाशे अलग हैं। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे भविष्य में क्या करेंगे? पर दबाव देने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं रखी, तो मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हो सकता है जूली साहब निर्णय करे इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये नेता सदन के हैं, उनके ऊपर हमने सबने छोड़ रखा है। इस पूरे आप सदन खुद गए में थे अजमेर, आप खुद अजमेर जाके देख के आए क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, और आपके बाकी एमएलए भी हैं। तो ये फ्लड्स की वजह से आपको क्या लग रहा है कि सरकार का रिस्पांस एडिक्वेट, मतलब सही है, वो राहत पहुंचा पा रहे कि नहीं? क्योंकि किसान बहुत परेशान है। अभी झालावाड़ में सब केवल अजमेर नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपको ग्राउंड देखिए, वो जो आपने कहा अतिवृष्टि कई बार आती है, कई जिलों में आती है, हम लोग जाते भी है, सब लोग जाते हैं। मैं इसलिए भी गया कि वो जो बांध बना हुआ है उनकी दीवार अचानक टूट गई। तो जो एरिया है उनको इतना विश्वास नहीं था कि बरसात तो इतनी बरसात हो रही थी, इतनी नहीं हो रही थी, घरों में पानी भर जाएगा अचानक। पानी वो आया बांध का, तो इस स्थिति को अलग ढंग से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। स्पीकर साहब जाके आए, घंटे पर घूम के आ गए, अलग बात है। पर वहाँ शिकायत उनकी भी करी हमारे सामने। हमने कोई आरोप नहीं लगाया स्पीकर साहब पे या मुख्यमंत्री पे, दोनों से मैंने बातचीत करी। भाई यहाँ के लोग ये बातें कह रहे हैं, मैं आया हूँ और मैंने महसूस किया कि आप इसको स्पेशल केस समझें, ये मामूली केस नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखों में आंसू मैंने कहीं देखे ही नहीं। क्या आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई सोच नहीं सकता। महिलाएं भी, आदमी भी, पकड़ पकड़ के आप इधर चलो उधर चलो उधर चलो। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी गई थी और मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी अखबार के अंदर, वही उनके साथ में हुआ। इतने लोग गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। वो हालात उस इलाके में बने हुए हैं। मैंने सीएम साहब को भी कहा तो आपको स्पेशल टीम भेजो वहाँ पर और सर्वे दोबारा करवाओ। मैंने कलेक्टर को भी कहा सर्वे दोबारा करवाओ इसका, क्योंकि ये स्थिति मामूली नहीं है। 7 घरों में ज़्यादा नुकसान है, 100-150 में ज़्यादा नुकसान, ऐसा सर्वे नहीं है। ये सर्वे प्रति घर की कहानी क्या है, किस प्रकार का उनको नुकसान हुआ है,
वो सर्वे स्पेशल हो, कोई पैकेज स्पेशल मिले स्टेट गवर्नमेंट से, तब जाके उनको राहत हो पाएगी। और यही बात मैंने उनको समझाई। वो बहुत उग्र थे। मुझे माइक लेना पड़ा होमगार्ड वालों का, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ, मुझे कहना पड़ा भाई हम तो विपक्ष में हैं, आपकी बात पहुंचाएंगे स्पीकर साहब को भी, सीएम साहब को भी, अन्य अधिकारियों को भी, और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावना हम पहुंचाएंगे और स्पेशल गिरदावरी की मांग करेंगे और प्रत्येक घर का अलग सर्वे हो, तब जाकर के जो स्पेशल पैकेज मिलेगा सरकार से, तो जाके आपको असली राहत मिल सकती है। मेरा मानना, आज ही मेरा मानना वही है। सर, आपको लगता है पूरे राजस्थान में स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए अतिवृष्टि को देखते हुए? भाई जहाँ जहाँ जरूरत है करनी चाहिए, समय पे करनी चाहिए, समय पे राहत देनी चाहिए। अब जब इनके पेमेंट ही बाकी है, ठेकेदारों का अलग पेमेंट बाकी है, हर विभाग में पेमेंट बाकी है, और तो और नरेगा में पेमेंट बाकी हो 6-6 महीने का, उसके आप सोच सकते हो क्या हो रहा हो राजस्थान के अंदर। 6-6 महीने बाकी हो, नरेगा काम नहीं। जो सबसे गरीब तबका कौन है देश के अंदर? नरेगा मजदूर है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। आप बताइए फिर क्या हो रहा, क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर? तो सरकार क्यों बच रही है? आपने तो विशेष सत्र की भी मांग की, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था अतिवृष्टि को चर्चा भी नहीं हुई थी, अतिवृष्टि पर चर्चा नहीं करेगी। यही तो अब भाई हमारी शिकायत फिर यही तो है, शिव मोटो खुद को आगे आना चाहिए था। यूँ कह रहा हूँ आपको, ये मामले पार्लियामेंट में ऐसे ही होता है। कोई ऐसी घटना हो जाती है, मान लीजिए खुद सरकार पहल करती है, शिव मोटो बहस की शुरुआत वही करती है, अपना स्टेटमेंट पढ़ती है, उसके बाद में नंबर अपनी बात कहते हैं। और तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे तो, और दोष देते हैं विपक्ष को। बोलो आप तो। देखिए, आज सदन के अंदर जिस प्रकार से सारी जो वार्ता रही और हमारा जो आरोप था वो खुद स्पीकर साहब ने मान लिया। उन्होंने ये बात तो कही कि हमने रेनोवेशन कराया है, कैमरे जो है अपग्रेड कराए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 2 नए कैमरे लगवाए हैं उनका एक्सेस कहाँ है। और मैंने उनसे यही सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आप ये बता दीजिए कि जो 2 कैमरे आपने नए लगवाए हैं वो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या नहीं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि इनके मन में पाप है, ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने ये कैमरे लगाए हैं और इनकी मंशा सरकार की कतई साफ नहीं है। सदन के नेता सदन के अंदर आए, मैं तो यही सोचा कि वो कैमरे पे बड़ी गंभीरता से जवाब देंगे, लेकिन उनका मूक समर्थन स्पीकर साहब के साथ था। इससे मेरे को तो यही लग रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखी 1984 में, उसमें लिखा था कि बिग ब्रदर सब देख रहा है। तो वो बिग ब्रदर खुद विधानसभा में आके सब देख रहे हैं और उनकी जानकारी में है सारी चीजें, और उसके बाद इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सदन के अंदर अपनी पूरी बात रखी है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे, चाहे हमें जहां भी जाना पड़े हम इसकी पूरी जांच करा के रहेंगे। ये कैमरे कहां से आए हैं, किस मद से लगे हैं, किसकी अनुमति से लगे हैं, और विधानसभा में लगाने से पहले इंटेलिजेंस से इसकी अनुमति ली है या नहीं ली है। आपने एक चीज और उठाई कि ये जब सदन नहीं चल रहा होता है उसके बाद ये कैमरे जो है नजर रखने का काम करते हैं। देखिए, मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, मैंने एक बार सुबह भी बताई थी, आम पब्लिक में ये परसेप्शन बना रहे हैं कि कांग्रेस वाले कैमरे का विरोध कर रहे हैं। हम कैमरों का विरोध नहीं कर रहे हैं। 9 कैमरे ऑलरेडी सदन में लगे हुए हैं। जो पूरी जो प्रक्रिया है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। ये हम 2 उन कैमरों की बात करते हैं जो कैमरे इस पूरी प्रक्रिया से अलग हैं, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है। इसका सीधा एक्सेस स्पीकर साहब का जो रेस्ट रूम है उसके अंदर है और वो पूरी एक्सेस उसमें देख सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं। सदन जब नहीं चल रहा होता है, जब सदन की बैठक स्थगित हो जाती है 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उस समय भी वो कैमरे और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है।
हम लोग क्या बात करते हैं घर की, परिवार की, आपस में, वो सारी बातें भी, और हमारी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी आए परसों, वसुंधरा जी हाँ पक्ष लॉबी के अंदर बैठी थी, वो उनसे नहीं मिले, जबकि उनको पता था कि वो अंदर बैठे हैं। और उनके पास जो विधायक बैठे थे उनको मैसेज कराया गया कि आप इनके पास से खड़े होके अंदर सदन में जाइए, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग खुद इतनी जासूसी करते हों, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कि तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारी बातें लीक कर रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ड्राइवरों पे भी नजर रखे हुए हैं। और विधायक दल की बैठक में हर विधायक को ये कह रहे थे कि मेरे को एक एक विधायक का पता है कौन क्या कर रहा है, मेरी सब पे निगरानी है। तो उस पे भी इनकी नजर है। और हमारे बहुत ही सीनियर आदिवासी नेता वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरी जासूसी करा रहे हैं। तो ये तो मोदी जी ने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले मोदी जी ने जासूसी की शुरुआत की थी, पेगासस वो लेके आए थे। अब वो ही डबल इंजन की सरकार है, तो जो काम ऊपर वाले कर रहे हैं वो तो नीचे वाले करेंगे ही। तो ये बहुत ही जो है अहम और गंभीर मुद्दा है जो संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, जो हमारे निजता के अधिकार के अंदर दखल दे रहा है। विधानसभा के अंदर भी जो हमारा नियम और प्रक्रिया का अधिकार 194 में है, उसका भी ये उल्लंघन कर रहा है, वायलेंस किया जा रहा है। यही बात मैं कहना चाहूंगा। सम्मानीय सभी मेरे मीडिया के साथीगण, आज आप सब लोगों को पता है कि सदन के अंदर एक बहुत ही गंभीर विषय आया है। परसों हमें खुद स्पीकर महोदय ने यह बताया कि मैंने जो है सदन के अंदर कैमरे लगाए हैं। कल सदन के अंदर संसदीय मंत्री जी ने यह कहा कि कैमरे हमारी जानकारी में नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये कौन से कैमरे हैं जो विधानसभा के अंदर लगाए गए हैं। मैं आम पब्लिक के लिए भी ये बोलना चाहूंगा कि लोग हमारी छवि खराब करने के लिए, बार बार ये कहने के लिए कि हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते, इसलिए हम हंगामा करते हैं, इसलिए ये बात बोलते हैं। आज सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं, जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को एक एक इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए, सदन के लिए किस भाषा का उपयोग इनके चीफ व्हिप कर रहे हैं, ये बड़ा दुखदायी है। राजस्थान की विधानसभा का एक बहुत ही गरिमामयी इतिहास रहा है। उस इतिहास को आज तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने कल अपना ऐतराज जताया, आज सुबह हमने बात रखी, हमें कहा क्वेश्चन आवर के बाद में हम इस पे व्यवस्था देंगे। हम क्वेश्चन आवर तक नापक्ष लॉबी में बैठे। उसके बाद जब हम वापस गए तो संसदीय कार्य मंत्री ने जबरदस्ती माहौल को खराब किया। सत्ता पक्ष के सारे सदस्य एकजुट होके हमारे सदस्यों की तरफ आए, क्योंकि इनकी संख्या हम लोगों से दुगनी है। सत्ता के अंदर ये है तो ताकत का नशा इन लोगों के सरचढ़ पे बोल रहा है। आज ये लोग लोकतंत्र का हनन करने में लगे हुए हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें निजता के अधिकार की स्वतंत्रता देता है। सदन चलने के बाद भी हम अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, तब क्या बात करते हैं वो भी ये लोग सुनते हैं। ये घोर निंदनीय है। इस प्रकार के कैमरे
न तो लोकसभा के अंदर लगे हैं, इस प्रकार के कैमरे न राज्यसभा के अंदर लगे हैं, और इस प्रकार के कैमरे देश की किसी भी विधानसभा के अंदर नहीं लगे हैं। ये स्पाई और हिडन कैमरे हैं जो स्पीकर साहब का रेस्ट रूम है, उसी के अंदर इसका एक्सेस है। इसके अलावा उसको कोई नहीं देख सकता। आज एआई के जमाने में उन वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ करके, डीप फेक करके ये लोग हमारे खिलाफ भी इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी पे भी जासूसी कराने का आरोप लगे, पेगासस लगाने का आरोप लगे, खुद इन्हीं सरकार के एक बहुत ही वरिष्ठ आदिवासी नेता के ने भी अपने ऊपर जासूसी कराने का आरोप लगाया, और खुद मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक के अंदर ये कहा कि मेरे को एक एक विधायक की गतिविधि का पता है कि वो क्या कर रहा है। इसका मतलब विधायकों की भी रेकी की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये कहा कि सारे मंत्री अपने ड्राइवरों का ध्यान रखें, ये ड्राइवर आप लोगों की बातें लीक कर रहे हैं। इसका मतलब ये ड्राइवरों के फोन भी आप लोग टेप कर रहे हो। और अब सदन के अंदर जिस प्रकार से फोन टेपिंग से रिलेटेड ये मामला है, हमारी पूरी विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई होने के बाद में भी जो रिकॉर्डिंग की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। इस पे कार्रवाई करने की बजाय सत्ता पक्ष जो है हंगामा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। ये पैसे कहां से आए, कौन से फंड से लगे? विधानसभा का फंड तो इसके अंदर लगा नहीं। कौन सा फंड है ये बताएं। कैमरे लगाने से पहले डीजी इंटेलिजेंस से आपने परमिशन ली या नहीं ली? सरकार की इसमें परमिशन है या नहीं है? आप किस आधार पे हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ये सारी डिमांड हम लोगों ने रखी है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे यहीं में देश में जन्मे एक लेखक जॉर्ज ऑरवेल, जिसने 1984 में एक किताब में लिखा था, बिग ब्रदर एवरीथिंग वॉचिंग। तो यहां इस सरकार के अंदर ये बिग ब्रदर कौन है जो हर चीज को वॉच कर रहा है, हर चीज को देख रहा है, हम सब लोगों की निगरानी की जा रही है। ये बहुत बड़ा और सेंसिटिव इशू है जो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान के अंदर जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको कहीं ना कहीं ये हनन करने वाला काम यहाँ पे सरकार कर रही है। मैंने डिमांड की है कि इसके अंदर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। हम राष्ट्रपति महोदय को भी लिखेंगे, हम राज्यपाल महोदय को भी जाके मिलेंगे कि इस विषय में जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन अधिकारी कर्मचारियों ने कैमरे लगाए हैं वो सस्पेंड होने चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा। बिग ब्रदर कौन है? बिग ब्रदर कौन है? स्पीकर, सरकार के मुखिया? अब ये तो सरकार हो सकता है, सरकार स्पीकर साहब के माध्यम से करा रही हो। ये तो जासूसों की पूरी फौज है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक डबल इंजन की सरकार है, तो जासूसी भी डबल ही हो रही है। क्या फोन टेपिंग के आरोप भी लगा रहे हैं? ये तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो आपके ड्राइवर हैं मंत्रियों के, वो आपकी बात बाहर लीक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ड्राइवरों की बात सुनी जा रही है कहीं ना कहीं। मैं तो मेरे विधायकों से भी कहूंगा वो अपने घर और गाड़ी को भी चेक कराएं, कहीं उनमें भी इन लोगों ने कोई हिडन कैमरे तो नहीं लगा दिए हैं। बड़ा गंभीर विषय है। और आप पत्रकार साथियों से भी कि आप लोग भी कौन किससे बात कर रहे हैं, आप लोगों की भी जासूसी हो सकती है। कहीं विपक्ष की खबरें आप ज्यादा तो नहीं चला रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा होगा। कहीं ना कहीं बड़ी जासूस सरकार है ये। ये कहां से ले आया? ये मुद्दा नहीं है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है। इसमें धर्मांतरण कहां बीच में आ गया? बीजेपी की भाषा मत बोलो, बीजेपी की भाषा मत बोलो। धर्मांतरण कानून तीसरी बार आया है। अगर इन्हीं की सरकार चाहे धर्मांतरण पे रोक लगाना तो भारत सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? कभी हरियाणा में बनवाते हैं, कभी यूपी में बनाते हैं, कभी उत्तराखंड में, कभी मध्य प्रदेश में। झंझट ही खत्म करो ना। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी क्यों नहीं बनाते? एक मजबूत कानून बना के दे दो, पूरे देश में रोज रोज का झंझट खत्म हो।
और यार डबल इंजरी के सरकार भी होने के बाद भी अगर धर्मांतरण हो रहे हैं फिर तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। फिर क्या कर रहे हैं लोग? सत्ता पक्ष के लोग भी रहे, विपक्ष के लोग रहे, विपक्ष के लोगों का हमसे नाम लिए जाने चाहिए। और जितने भी दलों के लोग विधानसभा के अंदर हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे बाप के हैं, चाहे वो आरएलडी के हैं, बसपा के हैं, सभी पार्टियों के जो लोग हैं उन सबकी इसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए। अति गंभीर विषय है, उनको तो हमारा साथ देना चाहिए। जब संसदीय मंत्री जी को ही नहीं पता है तो फिर वो हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको हमारा साथ देना चाहिए। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, अंदर किस किस प्रकार से रिकॉर्डिंग काम कर रही है, वो सारे प्रूफ मेरी जेब में, मेरे मोबाइल के अंदर है। जरूरत पड़ी तो वो भी मैं दिखाऊंगा। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे हैं। आज ही हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हम लेके आए हैं, अभी लगा रहे हैं। हम हर स्तर पे जाएंगे, ऐसे नहीं है, घर बैठने वाले नहीं, ये जासूसी सहन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। राज्य की कानून व्यवस्था, भजनलाल सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। फलोदी जिले के बाप थाना क्षेत्र में 3-4 दिन से एससी समाज के लोग, भील समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ असामाजिक तत्व, कुछ विशेष जाति के लोग उस मदन भील और गेंदाराम भील को जानवरों से भी बुरी तरह डंडों से मारपीट करते हैं। चोरी के संदेह से जब इनको उठा के ले जाते हैं इनके वहां पर कंपनी में, उनसे जबरदस्ती डरा धमकाकर अगर आप ये जुर्म कबूल करो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे, यूं करके उनको झूठी बाइट दिलाते हैं। फिर थाने में फोन करते हैं, थानेदार को बुलाते हैं, फिर वो थानेदार उस मदन भील को और गेंदाराम मेघवाल को दोनों को थाने में ले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उनको 151 में एसडीएम के सामने पेश किया जाता है। 151 में उनको पाबंद करके छोड़ दिया जाता है। जब डिप्टी ने जांच की, थानेदार ने जांच की, उनके पास कोई चोरी का कोई माल बरामद नहीं हुआ, लेकिन उन पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बाप थाने में 3 दिन से लगातार 500 से 700 लोग न्याय के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं, उस थाने पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पर्ची सरकार, ये भजनलाल सरकार से मैं कहना चाहता हूं, न तो महिला सुरक्षित है और दलित और आदिवासी पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है अत्याचार काफी बढ़ चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे राज्य में भील समाज और एससी समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। कोई विषय तो बताना पड़ेगा ना। टीकाराम जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार उनकी जासूसी कर रही है, सदन में भी कैमरे लगा रहे हैं, चैम्बर में कैमरे लगा रहे हैं, उनके ड्राइवर है जो उनके थ्रू जासूसी करवा रहे हैं, मंत्रियों की जासूसी। आदरणीय टीकाराम जी जूली, नेता प्रतिपक्ष, अगर ये कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा कि ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिसमें प्रतिपक्ष का समर्थन शामिल नहीं है, उनका ये आरोप लगाना कि उनकी जासूसी हो रही है, तो ऐसा कौन सा गलत काम वो कर रहे हैं जिसकी जासूसी हो रही है? किसी भी व्यक्ति की जासूसी अगर हो रही है, एक तो ये है प्रमाणिक है, कोई तथ्य उनके पास में नहीं है, जासूसी हो भी नहीं रही है, लेकिन उनको अगर जासूसी का भय सता रहा है, जैसे एक बार राहुल गांधी जी ने बचपन के अंदर फिल्म देख ली शोले और उनको गब्बर सिंह का भय आज तक सताता रहता है, उसी तरह से ये जो इनको जासूसी का भय सता रहा है, इन्होंने क्या, मेरी समझ में तो ये अपराधी तो है नहीं टीकाराम जी, इनको किस चीज की जासूसी का भय सता रहा है? प्रतिपक्ष के लोग भी ऐसा कोई आचरण करते नजर नहीं आते जिनकी जासूसी की जाए? ये क्यों डर रहे हैं इस बात से? इनको तो ये ताकत से कहना चाहिए कोई जासूसी करवा के देख ले,
कुछ नहीं मिलेगा। और जासूसी कैसे करवाई जा सकती है? ये गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, और ये सरकार संवैधानिक सरकार है। और भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी खुद ही ऐसे परिवार से आते हैं जो लोकतंत्र को बढ़ाने वाला परिवार है, इसलिए ये सब निराधार बातें हैं। पिछली सरकार में भी फोन टैपिंग का मामला था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की सरकार के अंदर एक बार एक मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के फोन टेपिंग के आरोप में इस्तीफा दे चुके हैं। तो अगर कोई फोन टेपिंग करवाता है तो वो कांग्रेस करवाती होगी। ये तो पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें किसी भी सरकार के खिलाफ उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सरकार से रोजाना मानवता हनन के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, वहां के हिंदू तकलीफ में जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार को गिराने की कार्रवाई नहीं हुई, सरकार को भंग करने की कार्रवाई नहीं हुई। तो यह जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है, ये लोकतंत्र में विश्वास रखता है। होना तो ये चाहिए, क्या तकलीफ कल वाली है जो सीपी राधाकृष्णन से इतनी करारी हार हुई है कांग्रेस की। उन्होंने अपने पोर्टल पर, अपने फेसबुक पर डाला था कि हमको तो 315 वोट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो भीतरघात हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को और विपक्ष को धोखा दिया है, दर्द वह है, और उसको करने के लिए यहां पर हंगामा कर रहे हैं। कल धर्म परिवर्तन का बिल आया और सबको टोपी पहना दी। क्या है ये? आपके अंदर हिम्मत है तो खुल करके विरोध करते ना, आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन क्या उसका विरोध ये है कि सबको टोपी पहना दो? ये क्या बात है? और कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा गब्बर सिंह का नाम लिया, कोई शब्द लेके आए जग्गा जासूस। कौन है जग्गा जासूस? कोई फिल्म आई होगी या तो इनके क्या, जैसे बचपन में मैंने कहा कि राहुल गांधी को शोले दिख गई तो गब्बर सिंह वो बेल्ट लेके घूमता हुआ, कितने थे कालिया, तो वो डर लगता है। उसी तरह से कोई किसी ने जग्गा जासूस देख ली होगी, उसमें ये लगता होगा कि किसी को पकड़ लिया तो इनको जग्गा जासूस ध्यान आ गया, और कोई आता तो और किसी की बात करने लग जाते, रंगा बिल्ला की बात कर सकते हैं। तो ये बात है, ये निराधार आरोप है। देखिए, नेपाल का आंतरिक विषय है, लेकिन वहां इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारतीय हैं, उनके लिए जरूर मन के अंदर चिंता का विषय है। हमारे राजस्थान के कई लाख लोग नेपाल में रहते हैं, बीरगंज के अंदर, विराटनगर के अंदर, काठमांडू के अंदर, मतलब रक्सौल से आगे उधर बढ़ते हैं और इधर भैरहुआ से और गौड़ बाजार से आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थानी बड़ी संख्या में, तो उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। और भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए हैं, भारत सरकार निगाह रख रही है। भारत सरकार अभी तक अपने नागरिकों को बचाने में, वापस लाने के अंदर दुनिया की सबसे सक्षम सरकार है। लोग भारत से मदद मांगते हैं कि आप हमारे लोगों को निकालने में मदद करिए। अभी नेपाल में निकालने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे अपने भारतीयों के और नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आपकी सरकार की कांटेक्ट में राजस्थान सरकार राजस्थान के निश्चित होगी, लेकिन अपने आप इधर से जाएंगे ना, अपने शेखावाटी का जो पूरा क्षेत्र है, झुंझुनू के, सीकर के, चूरू के, ये लोग नेपाल के अंदर भरे पड़े हैं। वहां के पूरे व्यापार के अंदर राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि वहां तो भूखमरी फैली हुई है, लोग लूट रहे हैं, तो हमारे लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सरकार सावधान है। धन्यवाद साहब, बहुत कृपा है आपकी। नापक्ष लोबी में लगा था, उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा है, कितना सही मानते हैं? क्या आपक्ष या नापक्ष लोबी में इस प्रकार की टीम होना चाहिए? आपने हाउस देखिए, मुख्य बात यह कि जब से सरकार बनी है तब से जो गवर्नेंस होनी चाहिए थी वो गवर्नेंस हो नहीं पा रही है।
या किसी को पूछने में बार बार आगाह करता हूँ सरकार को, आप राजस्थान के जिले में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, आपको एक ही आवाज मिलेगी। तो कुछ तो कारण होगा कि जनता जो है आम तौर पर बात करती है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, सुनवाई करने वाले कोई नहीं है। ये स्थिति सरकार की बन चुकी है। अब इनको समझ में नहीं आता, अलग बात है। तो असेंबली का सेशन बुलाने की जो घोषणा हुई और जब इनका जो देख रहे थे इनका रुख क्या है और क्या है, लगने लग गया था ये चाहते हैं कि असेंबली चले ही नहीं। और विपक्ष ने भूमिका शानदार निभाई अपनी, हर इश्यू को लिया। जूली साहब के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट रही। उसके कारण देश में मैसेज गया राजस्थान का, पूरे राजस्थान का, खाली प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में मैसेज गया कि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दे उठा रहा जिसकी आज जरूरत है। और अतिवृष्टि का मुद्दा बड़ा था। मुझे आश्चर्य होता है कि जो पार्लियामेंट सेशन चलता है असेंबली का, तो जो बर्निंग इश्यू होते हैं उनको सरकार खुद शिव मोटो उठाती है। अतिवृष्टि होगी मान लीजिए, तो सरकार को कहना चाहिए कि हम अपना स्टेटमेंट देंगे और उस पर बहस करवाएंगे। अगर तमाम एमएलए साहबान बोलते, माननीय सदस्य बोलते विधानसभा के, उसके पहले कंट्रोल मंत्री जी अपनी बात कहते, जो स्थिति बनी राजस्थान में अतिवृष्टि से वो बताते, उसके बाद में सदन में बहस होती तो ज़्यादा अच्छा होता। उससे सरकार को फायदा है, उनको पूरा फीडबैक मिलता। उसके आधार पर गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी होनी है, किसी को राहत देनी है तत्काल, या किसी के लिए सर्वे करवाना बाकी है। अलग अलग जिलों की अलग अलग स्थिति है, पर स्थिति अजीब सी बन गई है। उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है। बाकी तो बेरोजगारी बहुत भयंकर है। वो राइजिंग राजस्थान कितना बड़ा एक फैनफेयर कर दिया पूरा दुनिया के अंदर, देश के अंदर। पता नहीं कौन सी इवेंट होने जा रही, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। रोजगार तो मिल नहीं रहा लोगों को, और इन्वेस्टमेंट आ कहाँ रहा है। तो बातें कई तरह कहने की है। हर इश्यू को जूली साहब ने अपने तौर तरीके से सबको विश्वास में लेकर के विधायकों को जिस प्रकार से एक के बाद एक उठाए प्रतिदिन, एक मैं समझता हूँ एक अलग मैसेज गया और सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई, तब मैं कह सकता हूँ। आज निजता का मामला उठाया नेता, और आपका जो ये निजता वाली बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी कैमरे लगे हुए हैं। जो आप देखते हैं कि जो लाइव होता है यूट्यूब से, जिससे भी होता है, वो कैमरे लगे हुए हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं है। ये जो कैमरे लगे राजस्थान के असेंबली के, एक्स्ट्रा कैमरे लगा दिए, जिससे कि विपक्ष के सदस्यों आपस में क्या बात कर रहे हैं, सदन एडजर्न हो गया तब क्या बातें होती है, तमाम बातों का रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जो बहुत ही गलत है। सदन की एक सेंटिटी अलग है। सदन में कोई बोलता है माननीय विधायक, उसको प्रोटेक्शन भी है, और सदन के बाहर बोलता है तो वो अपनी बात कह सकता है। उसको भी मीडिया वाले जजमेंट करते हैं या कोई आपस में आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, अलग बात है। पर सदन के बाहर बोलना, और असेंबली चल नहीं रही, एडजर्न हो गई है, ये दो चार सारी बोले थे। अब उनके मुझे क्या बात, उन्होंने खुद ने कहा एक जुमला था या क्या कहते हैं उसको, मुहावरा था, वो मैं बोल गया। उसको इश्यू बना के 1 घंटा बहस करवा दी उनके एब्सेंस के अंदर। एक इतना सीनियर एमएलए थे, वो एमएलए हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, 1 घंटा उनकी एब्सेंस में बहस करवाओ, और क्या क्या मेंबरों ने कमेंट किए आप सोच सकते हो। और फिर क्या कमेंट कर दिए खुद ने, स्पीकर ने। अभी तक उस कमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं।
तो ये जो माहौल बना रहे हैं, ये पक्ष विपक्ष में तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में एक हद तक आलोचना जम के सुने सत्ता पक्ष, आलोचना जम के करे विपक्ष, जिसे फायदा है पब्लिक को, ये सब ठीक है, पर सीमा पार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का बहस करवा के उन्होंने सीमा पार करी और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी परंपरा नहीं है। अब जो कैमरा लगाए हैं, ये तो जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्या कैमरे लगा सकते हैं? क्या कैमरे स्पीकर के आदेश से लग सकते हैं क्या? बिना जो असेंबली है उनके खुद के कायदे कानून होते हैं, क्या उससे हटके आपने लगवाए हैं? ये कैसे लगवाए आपने? सही जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। स्पीकर साहब भी या जो नेता आपके जो मंत्री जी हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के, ये भी बातों बदलते जा रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत भयंकर रिएक्शन है विपक्ष के अंदर, हमारे माननीय विधायकों के अंदर। नेता प्रतिपक्ष ने अच्छे ढंग से उनको सदन के सामने रखा है और सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। मेरा मानना है कि ये परंपराएं जो पैदा हो रही राजस्थान में, ये उचित नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है कि अगले सत्र से पहले ये कैमरे हटाएंगे इस विरोध के बाद? ये तो पता पहले कैसे कर सकते हैं, भविष्यवाणी करें क्या? उम्मीद है क्या? उम्मीद भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं, तो दुनिया का इनसे क्या उम्मीद करें? इनके जो तौर तरीके देश में चल रहे हैं, देश में पूरा ध्रुवीकरण कर रखा है, जुडिशरी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में। जो राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं वोट चोरी क्यों बोलते हैं, वो दबाव के अंदर काम कर रहा है। और एजेंसी आपको मालूम है, इनकम टैक्स हो, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, उनके तमाशे अलग हैं। ये बात हम कई बार कह चुके हैं। तो इनसे क्या उम्मीद करें कि ये भविष्य में क्या करेंगे? पर दबाव देने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं रखी, तो मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हो सकता है जूली साहब निर्णय करे इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये नेता सदन के हैं, उनके ऊपर हमने सबने छोड़ रखा है। इस पूरे सर, आप सदन खुद में गए थे अजमेर, आप खुद अजमेर जाके देख के आए क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, और आपके बाकी एमएलए भी हैं। तो ये फ्लड्स की वजह से आपको क्या लग रहा है कि सरकार का रिस्पांस एडिक्वेट, मतलब सही है, वो राहत पहुंचा पा रही कि नहीं? क्योंकि किसान बहुत परेशान है, अभी झालावाड़ में सब केवल अजमेर नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपको ग्राउंड पे देखिए, जाके वो जो आपने कहा अतिवृष्टि कई बार आती है, कई जिलों में आती है, हम लोग जाते भी है, सब लोग जाते हैं। मैं इसलिए भी गया कि वो जो बांध बना हुआ है उसकी दीवार अचानक टूट गई। तो जो एरिया है उनको इतना विश्वास नहीं था कि बरसात तो इतनी बरसात हो रही थी, इतनी नहीं हो रही थी, घरों में पानी भर जाएगा अचानक। पानी वो आया बांध का, तो इस स्थिति को अलग ढंग से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। स्पीकर साहब जाके आए, घंटे पर घूम के आ गए, अलग बात है। पर वहाँ शिकायत उनकी भी करी हमारे सामने। हमने कोई आरोप नहीं लगाया स्पीकर साहब पे या मुख्यमंत्री पे, दोनों से मैंने बातचीत करी। भाई यहाँ के लोग ये बातें कह रहे हैं, मैं आया हूँ और मैंने महसूस किया कि आप इसको स्पेशल केस समझें, ये मामूली केस नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखों में आंसू मैंने से कहीं देखे ही नहीं। क्या आपको बता सकता हूँ मैं कि कोई सोच नहीं सकता। महिलाएं भी, आदमी भी पकड़ पकड़ के आप इधर चलो उधर चलो उधर चलो। डिप्टी सीएम दिया गोयल जी गई थी और मैंने रिपोर्टिंग पढ़ी अखबार के अंदर, वही उनके साथ में हुआ। इतने लोग गुस्से में भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और चिंतित भी हैं। वो हालात उस इलाके में बने हुए हैं। मैंने सीएम साहब को भी कहा मैं आपको स्पेशल टीम भेजो वहाँ पर और सर्वे दोबारा करवाओ। मैंने कलेक्टर को भी कहा सर्वे दोबारा करवाओ इसका, क्योंकि ये स्थिति मामूली नहीं। 7 घरों में ज़्यादा नुकसान है, 100-150 में ज़्यादा नुकसान, ऐसा सर्वे नहीं है। ये सर्वे प्रति घर की कहानी क्या है, किस प्रकार का उनको नुकसान हुआ है, वो सर्वे स्पेशल हो, कोई पैकेज स्पेशल मिले स्टेट गवर्नमेंट से, तब जाके उनको राहत हो पाएगी। और यही बात मैंने उनको समझाई। वो बहुत उग्र थे, मुझे माइक लेना पड़ा होमगार्ड वालों का, मैं गाड़ी पे खड़ा हुआ, मुझे कहना पड़ा भाई हम तो विपक्ष में हैं, आपकी बात पहुंचाएंगे
स्पीकर साहब को भी, सीएम साहब को भी, अन्य अधिकारियों को भी। और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी भावना हम पहुँचाएंगे और स्पेशल गिरदावरी की मांग करेंगे और प्रत्येक घर का अलग सर्वे हो, तब जाकर के जो स्पेशल पैकेज मिलेगा सरकार से, तो जाके आपको असली राहत मिल सकती है। मेरा मानना, आज मेरा मानना वही है। सर, आपको लगता है पूरे राजस्थान में स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए अतिवृष्टि को देखते हुए? भाई जहाँ जहाँ जरूरत है करनी चाहिए, समय पे करनी चाहिए, समय पे राहत देनी चाहिए। अब जब इनके पेमेंट ही बाकी है, ठेकेदारों का अलग पेमेंट बाकी है, हर विभाग में पेमेंट बाकी है, और तो और नरेगा में पेमेंट बाकी हो 6-6 महीने का, उसका आप सोच सकते हो क्या हो रहा हो राजस्थान के अंदर। 6-6 महीने बाकी हो, नरेगा काम नहीं। जो सबसे गरीब तबका कौन है देश के अंदर? नरेगा मजदूर है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं। आप बताइए फिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है राजस्थान के अंदर? तो सरकार क्यों बच रही है? आपने तो विशेष सत्र की भी मांग की, विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था अतिवृष्टि को चर्चा भी नहीं हुई सर, अतिवृष्टि पे चर्चा नहीं करेंगे। यही तो अब हमारी शिकायत फिर यही तो है, शिव मोटो खुद को आगे आना चाहिए था। यूँ कह रहा हूँ आपको, ये मामले पार्लियामेंट में ऐसे ही होता है। कोई ऐसी घटना हो जाती है, मान लीजिए खुद सरकार पहल करती है, शिव मोटो बहस की शुरुआत वही करती है, अपना स्टेटमेंट पढ़ती है, उसके बाद नंबर अपनी बात कहते हैं। और तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे तो, और दोष देते हैं विपक्ष को। आप तो देखिए, आज सदन के अंदर जिस प्रकार से सारी जो वार्ता रही और हमारा जो आरोप था वो खुद स्पीकर साहब ने मान लिया। उन्होंने ये बात तो कही कि हमने रेनोवेशन कराया है, कैमरे जो है अपग्रेड कराए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि जो 2 नए कैमरे लगवाए हैं उनका एक्सेस कहाँ है। और मैंने उनसे यही सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आप ये बता दीजिए कि जो 2 कैमरे आपने नए लगवाए हैं वो भी यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं या नहीं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि इनके मन में पाप है, ये लोग जासूसी कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने ये कैमरे लगाए हैं और इनकी मंशा सरकार की कतई साफ नहीं है। सदन के नेता सदन के अंदर आए, मैं तो यही सोचा कि वो कैमरे पे बड़ी गंभीरता से जवाब देंगे, लेकिन उनका मूक समर्थन स्पीकर साहब के साथ था। इससे मेरे को तो यही लग रहा है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल ने एक बुक लिखी 1984 में, उसमें लिखा था कि बिग ब्रदर सब देख रहा है। तो वो बिग ब्रदर खुद विधानसभा में आके सब देख रहे हैं और उनकी जानकारी में है सारी चीजें, और उसके बाद इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने सदन के अंदर अपनी पूरी बात रखी है। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो हम आगे की रणनीति भी तय करेंगे, चाहे हमें जहां भी जाना पड़े हम इसकी पूरी जांच करा के रहेंगे। कैमरे कहां से आए हैं, किस मद से लगे हैं, किसकी अनुमति से लगे हैं, और विधानसभा में लगाने से पहले इंटेलिजेंस से इसकी अनुमति ली है या नहीं ली है। आपने एक चीज और उठाई कि ये जब सदन नहीं चल रहा होता उसके बाद ये कैमरे जो है नजर रखने का काम करते हैं। देखिए, मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, मैंने एक बार सुबह भी बताई थी, आम पब्लिक में ये परसेप्शन बना रहे हैं कि कांग्रेस वाले कैमरे का विरोध कर रहे हैं। हम कैमरों का विरोध नहीं कर रहे हैं। 9 कैमरे ऑलरेडी सदन में लगे हुए हैं। जो पूरी जो प्रक्रिया है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। ये हम 2 उन कैमरों की बात करते हैं जो कैमरे इस पूरी प्रक्रिया से अलग हैं, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती है। इसका सीधा एक्सेस स्पीकर साहब का जो रेस्ट रूम है उसके अंदर है और वो पूरी एक्सेस उसमें देख सकते हैं। इसमें 2 बातें हैं। सदन जब नहीं चल रहा होता है, जब सदन की बैठक स्थगित हो जाती है 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उस समय भी वो कैमरे और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी रहती है। हम लोग क्या बात करते हैं घर की, परिवार की, आपस में, वो सारी बातें भी, और हमारी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के साथ जो विधायक हैं उनकी बात भी सुनना चाहते हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी आए परसों, वसुंधरा जी
हाँ पक्ष लॉबी के अंदर बैठी थी, वो उनसे नहीं मिले, जबकि उनको पता था कि वो अंदर बैठे हैं। और उनके पास जो विधायक बैठे थे उनको मैसेज कराया गया कि आप इनके पास से खड़े होके अंदर सदन में जाइए, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग खुद इतनी जासूसी करते हों, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कि तुम्हारे ड्राइवर तुम्हारी बातें लीक कर रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी ड्राइवरों पे भी नजर रखे हुए हैं। और विधायक दल की बैठक में हर विधायक को ये कह रहे थे कि मेरे को एक एक विधायक का पता है कौन क्या कर रहा है, मेरी सब पे निगरानी है। तो उस पे भी इनकी नजर है। और हमारे बहुत ही सीनियर आदिवासी नेता वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरी जासूसी करा रहे हैं। तो ये तो मोदी जी ने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले मोदी जी ने जासूसी की शुरुआत की थी, पेगासस वो लेके आए थे। अब वो ही डबल इंजन की सरकार है, तो जो काम ऊपर वाले कर रहे हैं वो तो नीचे वाले करेंगे ही। तो ये बहुत ही जो है अहम और गंभीर मुद्दा है जो संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, जो हमारे निजता के अधिकार के अंदर दखल दे रहा है। विधानसभा के अंदर भी जो हमारा नियम और प्रक्रिया का अधिकार 194 में है, उसका भी ये उल्लंघन कर रहा है, वायलेंस किया जा रहा है। यही बात मैं कहना चाहूंगा।